वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट यूनिट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग रह गया था। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, चैप्टर है 15। टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। So linear programming is a method for determining the optimum values of a linear functions subject to constraints expressed as linear equation और inequation। आपको पता है ना, आपने 11th स्टैंडर्ड में इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किए हैं इस फॉर्मेशन में ax + by, फिर ये लेसर हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस देन और इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू सी। तो ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशंस। ये मैंने लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 वेरिएबल में, जो आपने 11th में स्टडी करी थी। तो इसी को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो हम इस लीनियर इनइक्वालिटी का यूज़ करके गिवन प्रॉब्लम्स को इस लीनियर इक्वेशन में कवर करके बाय द हेल्प ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, इजी है, स्कोरेबल है, हार्डली 6 मार्क का ये आने वाला है। तो जस्ट गो हैड। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं, वो नोट्स हम एक बार गो थ्रू करते हैं जो टर्म्स इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में डिफाइन होगा, बेस्ड अपॉन ट्रांसपोर्टेशन, डाइट और दी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होने वाले, जिसमें सबसे पहला वर्ड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो मेनली फॉर एनी कॉन्स्टेंट एंड फॉर द डिफरेंट वेरिएबल, हियर आई हैव टेकन वेरिएबल्स एज x1, x2, x3 टिल xn। तो उसके साथ इस तरीके का जो फंक्शन डिफाइन रहेगा, जिसको हमें या तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, जिसे हम बोलते हैं विच टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज मतलब इधर मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज करना है जिस फंक्शन को, वो फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डिनोट करते हैं हम कैपिटल ऑफ Z से। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ आप वर्ड्स भी यूज़ करोगे कि दैट ऑल विल बी द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़। सो नॉन रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ मीन्स क्या? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ मतलब क्या? यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं ये हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो x हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिया है, हम मेनली x और y दो ही देखने वाले हैं, बट आई एम डिफाइनिंग इन सच अ वे कि आपको पता चले कि ज़्यादा से भी वेरिएबल हो तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ओके, फिर एक वर्ड यूज़ होगा आपका कंस्ट्रेंट्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंस्ट्रेंट्स? तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? द इनइक्वेशंस और इक्वेशंस। इन इक्वेशन में याद रखना इनइक्वालिटी, ये 4 में से कोई भी एक होती है, और इक्वेशन मतलब एग्जैक्टली इक्वल साइन ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एन LPP आर कॉल्ड दी कंस्ट्रेंट्स। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मेशन होगा ये x + by वाला, जो इक्वल साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, या ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू साइन के साथ जो डिनोट हो, वैसे इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। ओके, फिर हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिबल रीजन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या होता है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट। अभी कंस्ट्रेंट्स जरूरी नहीं है एक ही आपको दे रहे, एक से अधिक ही रहेंगे। तो उन जो भी कंस्ट्रेंट से हमने उसका जो रीज़न बनाया है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट, तो जो कॉमन रीजन हमें मिलेगा, जो सारे कंस्ट्रेंट्स हमें मिल के बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? फिजिबल रीजन कहलाता है। और फिजिबल रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है मेनली आपका आंसर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, either minimize or maximize that solution, that point is called the optimal solutions. ओके, सो ये थोड़ा सा कुछ वर्ड्स था जो हमें यूज़ करना है LPP में। क्वेश्चन इस वर्ड में रहे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इन सबका डिफरेंट मीनिंग क्या है। इसके बाद इसका जो मेनली, ये तो आपका मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। जो फिजिबल रीजन की हम बात कर रहे हैं ना, वो फिजिबल रीजन हमें ग्राफ पेपर में मिलेगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे इसका मेथड देखते हैं।
सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशंस रहेंगे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एलपीपी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले जिस फंक्शन को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। फिर उसके अंडर जो भी हमें कंडीशंस गिवन रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स मतलब एक तरीके के क्या होते हैं ये कंडीशंस, तो जो भी हमें कंडीशंस दी रहेंगी दैट इज़ कॉल्ड दी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, दैट इज़ ए आई एक्स प्लस बी आई वाई, जहाँ पे आई कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, और फिर उसके साथ ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी इज सी। ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड में हम देखते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, हमारे एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन, जहाँ पे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, आई एम ऑलवेज टेकिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो इतने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा फॉर्मुलेशन है। ग्राफिकल को देखने के लिए हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी फ्यू पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग के लिए हम द फॉलोइंग थ्योरम्स आर फंडामेंटल इन फॉलोइंग सॉल्विंग एलपीपी। फर्स्ट है कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन। जिस फिजिबल रीजन की बात की है ना हमने, जो मैक्सिमम कंस्ट्रेंट से घिरा हुआ होगा फॉर गिवन एलपीपी एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन z हैज़ an optimal value either maximum or minimum subject to the constraint described by linear inequalities. This optimal value must occur at a corner point of the feasible region. तो feasible region में जो corner points मिलेंगे ना उसमें भी कहीं पे ये लाइज करेगा। किसकी वैल्यू, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, उसकी वैल्यू कहीं पे लाइज करेगी। फिर है इस पे थ्योरम 2, let R be the feasible region for LPPs and z is equal to x plus by be the objective function if R is bounded। अगर जो feasible region है वो bounded मिल रहा है, then the objective function z has both maximum and minimum value। कुछ भी हो सकता है, maximum जो मिल रहा है corner point से उस पर maximum हो सकता है, और जिस corner point में minimum मिल रहा है वहाँ पे minimum हो सकता है। and each of these occurs at a corner point that is called as वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के भी हम थोड़ी सी रूल्स देख लेते हैं। टू सॉल्व एन एलपीपी ग्राफिकली वी फॉलो दिस स्टेप्स। कन्वर्ट द गिवन लीनियर कंस्ट्रेंट्स इनटू द इक्वालिटी। जब भी इन इक्वेशंस दिया रहेगा लेसर देन, ग्रेटर देन और लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटीज गिवन है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, इक्वालिटीज़ में, इक्वेशन में। एंड देन ड्रॉ देयर ग्राफ्स विच विल बी स्ट्रेट लाइन्स। आपको पता है कि 2 वेरिएबल लीनियर ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। अब उसके फिजिबल रीजन देखोगे मतलब मोस्ट शेडेड रीजन देखोगे और उससे आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एट ईच कॉर्नर पॉइंट एंड लेट कैपिटल M and small m respectively the largest and smallest वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट्स आपने 2 3 4 मिनिमम तो 3 मिलने ही वाले हैं आपको। ओके, ओरिजिन को अगर इंक्लूड करते तो मिनिमम 3 आपको फिजिबल पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। तो उस पॉइंट्स को हमको यहाँ पे देख के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। फोर्थ पॉइंट है, इफ़ फिजिबल रीजन R इज़ बाउंडेड देन M और M, तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमा पूछा है तो कैपिटल M मैक्सिमम होगा, अगर स्मॉल m पूछा है तो स्मॉल m मिनिमम होगा अगर R इज बाउंडेड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है, इफ फिजिबल रीजन R इज अनबाउंडेड, अगर R अनबाउंडेड है, इन दैट कंडीशन m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane ax plus by is greater than m, so it has no point common with the feasible region, otherwise z has no maximum value, क्योंकि उसके कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, m हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन, तो हमें वहाँ पे वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिममाइज मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई पॉइंट कॉमन चला जाता है z का हमारे कंस्ट्रेंट्स के फिजिबल रीजन में, तो देयर इज़ नो मैक्सिमा और नो मिनिमा वैल्यू। कैपिटल के लिए मैक्सिमम के लिए कैपिटल M रिप्रेजेंट किया है, मिनिमम स्मॉल m जो है मिनिमाइज के लिए बताया गया है।
तो पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे कि कॉर्नर पॉइंट मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर LPP. स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग एक्सरसाइज सम, कॉर्नर पॉइंट मेथड का मेरे पास एक आप लोगों के लिए माइंड मैप डायग्राम है. मैं वो प्रेजेंट करना चाहती हूँ आप लोगों को. लेट्स सी. सो इसका माइंड मैप कुछ इस तरीके से है. कॉर्नर पॉइंट मेथड, प्लॉट द इनइक्वालिटीज़ टू ऑब्टेन द फिजिबल रीजन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो प्लॉट द इनइक्वालिटीज़ टू ऑब्टेन द फिजिबल रीजन. किस तरीके से? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट ईच कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. लेट m, कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज रेस्पेक्टिवली. अभी देखा था ना हमने. तो अब फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड होने के बाद स्मॉल m इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड कैपिटल M इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. बट समटाइम्स फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड. अगर वो अनबाउंडेड है तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों के अलग केस लिए हैं. मैक्सिमाइज के लिए देखने के लिए कंसीडर द हाफ प्लेन ऑफ z इज़ ग्रेटर देन m, क्योंकि मैक्सिमाइज बोल रहा है तो वो ग्रेटर देन m होगा. और फिर उसके लिए आप जाओगे, अगर z ग्रेटर देन m है एंड द फिजिबल रीजन हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन, अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है जो z को आपने ग्राफ को प्लॉट किया आपके ग्राफ में और z में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है फिजिबल रीजन के साथ, तो z उस पर मैक्सिमम है. लेकिन अगर एंड द z इज़ ग्रेटर देन m एंड द फिजिबल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट, अगर वो कॉमन पॉइंट नहीं है तब तो वो समझ में आ गया कि भाई इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा का कंडीशन चल रहा है. लेकिन अगर इट हैज़ अ पॉइंट इन कॉमन तो हम बोलेंगे कि नो मैक्सिमम वैल्यूज़. तब क्या बोलेंगे? नो मैक्सिमम वैल्यूज़. ठीक है, ये था मैक्सिमम के लिए. मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे? कंसीडर दी z हाफ अल्फा. मिनिमाइज है तो लेसर देन m हो जाएगा. लेसर देन m में अगर फिजिबल रीजन हैज़ नो कॉमन पॉइंट तो z को हम मिनिमाइज बोलेंगे. लेकिन इट हैज़, अच्छा मिनिमाइज तो बोला और m इज़ द मिनिमम वैल्यू बोलेंगे. बट सपोज हैज़ अ पॉइंट इन कॉमन तो z को क्या बोलेंगे? देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z. तो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा. एक है z इज़ लेसर देन m और दूसरा है z इज़ ग्रेटर देन m. सो नाउ विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज sum 15.1. So let's see, we'll continue exercise 15.1. 15.1 first question says, two tailors A and B earn rupees 300 and rupees 400 per day respectively. A can stitch 6 shirts and 4 pairs of trousers while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day. To find how many days should each of them work, and if it is a desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers at a minimum labor cost, formulate this as an LPP. आपको सिर्फ फॉर्मुलेट करना है स्टूडेंट. ठीक है, इसमें आपको अभी ग्राफिकल मेथड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला करना है. तो फॉर्मूला के लिए अब जैसे दिया है नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आपको पूछ रहे हैं ना, तो आप क्या ले लेते हो कि लेट ए रिक्वायर x number of days and B tailor require y number of days. Days. Okay, so over here we'll get कि two tailors A and B earn 300 and 400 per day respectively. इतना वो earn रुपीज़ कर ही रहे हैं, तो पर डे के हिसाब से तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टू LPP, दैट दी ऑब्जेक्ट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. z इज इक्वल टू हमको मिलेगा 300 ऑफ x प्लस 400 ऑफ y. एज टेलर A को नंबर ऑफ डेज x मिल रहे हैं ऑफ रुपीज़ 300 एंड नंबर ऑफ डेज y को B को मिल रहे हैं, B टेलर को 400 रुपीज़. तो ये हमारा z क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू मिनिमाइज या फिर मैक्सिमम. तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? मिनिमाइज. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टू क्या है? मिनिमाइज है. ओके, अब हम क्या बनाएंगे? कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे. कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या करते हैं ये भी हम देख लेते हैं.
हाउ टू फाइंड दी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब याद है वो ax प्लस बी वाई वाला, अभी जो आपको ये बताया था ऊपर में, ये जैसे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सबसे पहला आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज जी होता है, फिर आप सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाओगे जिसमें ऐसे कंडीशन आएंगे। तो वो कंडीशंस के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ टर्म है उसी को अच्छे से लिख लो। जैसे यहाँ पे लिख लो कि मान लो ये टेलर ए है, ये टेलर बी, ये रफ वर्क है हाँ, लेकिन आप फेयर में ऐसा कर सकते हो। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स ले लो और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राउजर्स ले लो, फिर जो दिया वो लिखते जाओ। A can stitch 6 shirts and 4 pairs of trousers, and while B can stitch 10 shirts and 4 pair of trousers। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि if it desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers minimum at labor cost। तो at least बोल रहा है स्टूडेंट, तो उससे एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम के लिए आता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 लोएस्ट होना चाहिए, तो 60 पे लेसर का सिंबल, तो ये टर्म उसका ग्रेटर देन, सेम एज 32 पेयर ऑफ शर्ट्स। अब इसको इनइक्वालिटी पे जब अरेंज करोगे आपको, तो आपको कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे। देयरफॉर कंस्ट्रेंट्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमें क्या मिल जाएगा, पहला वाला क्या मिलेगा, cx 6x प्लस 10y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये नंबर 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, इसे नंबर 1 नहीं देते, लाइक इट्स 2 3 2 5 एंड 2 30, इसको नंबर 1 दे दो सिंपलेस्ट फॉर्म को। एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारा निकलेगा 4 of x प्लस 4 of y ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, दैट इज़ नंबर 2। ठीक है, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट है और आपको पता है कि एलपीपी के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ही ये आपको बताया नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेट हो गया। ठीक है, लेट्स सी द सेकेंड सम। ये पहला सम था। सेकेंड सम, a small firm manufactures necklace and bracelets. The total number of necklaces and bracelets it can be handled per day is at most 24. It takes 1 hour to make a bracelet and half an hour to make a necklace. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on a necklace is rupees 100 and that on a bracelet is rupees 300, formulate an LPP for finding how many of each should be produced daily to maximize the profit. Profit मतलब maximum नहीं value, okay? It being given that the at least one of each must be produced. तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, नेकलेस और आपको ब्रेसलेट्स के लेने हैं। तो लेट एक्स इज़ फॉर दी नेकलेस ले लेते हैं। ठीक है, एक्स को हम किसके लिए लेते हैं, नेकलेस के लिए, और वाई को किसके लिए ले लेते हैं हम, ब्रेसलेट्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब दैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव, है ना, दैट इज़ ऑब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज, दैट इज़ जी। तो जी के लिए हमें नंबर कितने दिए स्टूडेंट, मैक्सिमम 100 ऑफ नेकलेस और 300 ऑफ ब्रेसलेट्स। तो 100 ऑफ एक्स प्लस 300 ऑफ वाई हमारा मैक्सिमाइज हो गया। अब हमारा क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स के लिए अब कंडीशन देख लेते हैं भाई, क्या क्या दिया गिवन है। जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में इस तरीके से किया था ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके, तो आप बना लो यहाँ पे, मान लो ये नेकलेस के लिए है, ये ब्रेसलेट्स के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स टेक्स इट कैन हैंडल पर डे एट मोस्ट 24। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है पर डे एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया है, 24 वो बना सकते हैं। तो जैसे हमारा नेकलेस का दिया था हमने x और ब्रेसलेट का हमने लिया था y, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू 24, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। 24 क्या हो जाएगा,
एट मोस्ट हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इट टेक्स 1 आवर टू मेक ब्रेसलेट, 1 आवर फॉर दी ब्रेसलेट मतलब 1 ऑफ y और हाफ एन आवर टू नेकलेस, तो हाफ ऑफ x प्लस 1 आवर टू ब्रेसलेट is going to be take the time that is takes the maximum number of hour available per day is 16, तो per day 16 बोल रहा है, मतलब 16 से उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 16 आवर्स में ही उनको इतना कवर अप करना है, ठीक है। तो हाफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 16, ये आपका नंबर 1 हो गया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 2, तो x प्लस 2y लेसर देन और इक्वल टू 16 2 ज़ा 32, ये हो जाएगा आपका नंबर 2, ठीक है। और बस इतने ही 2 ही कंडीशन गिवन है। और वेरी इंपॉर्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ले लो, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस तरीके से ये आपका गिवन टर्म्स क्या हो गया, फॉर्मुलेट हो गया, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ जब करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, अभी तो सिर्फ हमने क्या बनाया है, फॉर्मूला बनाया है। लेट्स सी द लास्ट सम ऑल्सो। A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs. He has rupees 20,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. A table cost him rupees 800 and a chair cost him rupees 200. He can sell a table for rupees 950 and a chair for rupees 280. So we need to formulate in LPP. So let's see. So student, here I have taken let x for the number of x is table and y is number of chairs, okay. So first of all we need to maximize, तो maximize के लिए हमें he can sell a table, टेबल दिया है 95, तो 95 for table is x and 280 for chair, तो ये हमारा क्या हो गया, maximize to formulate it or the profit we can say। अब जब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया है तो उनके पास पीसेस स्टोर करने की जगह एटमोस्ट 80 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू 80 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो 80 की तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस। और इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी, 20,000 रुपीज़ की है, कितने नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल पे, तो 800 ऑफ टेबल एंड 200 ऑफ चेयर पे। तो यहाँ पे हमारा लेसन और इक्वल टू 20,000 से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 zeros कैंसिल किए, फिर 2 से हटा दिया, तो 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू हमें मिला 100। तो ये 2 केसेस मिले थे। और वेरी इंपॉर्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, सो x एंड y बोथ आर positive over here, okay. So this exercise is just for the formulate the given conditions to solve as an LPP, और इसका आंसर एक्चुअली हम निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो अच्छे से समझना, ये बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम ग्राफिकल मेथड से अपने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे उनको फॉर्मुलेट भी करेंगे एंड देन विल अटेम्प्ट। सो करते रहना प्रैक्टिस। विल सी यू सून।